तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम कायनात की सबसे अजीब और वाकई दिमाग घुमा देने वाली चीज़ों का जायजा लेने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो पैदा होती है, जवान होती है और आखिर में मर भी जाती है। इस एक्सप्लेनर में हम उन्हीं पुरस्कार ब्लैक होल्स को आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। अब एक सवाल जो फौरन जहन में आता है और थोड़ा डरावना भी है, अगर कोई दरअसल एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो क्या होगा? इस सवाल का मुकम्मल जवाब ढूंढने के लिए हमें इनके पैदा होने से लेकर इनकी अंदरूनी बनावट और आखिरकार इनकी मौत तक का पूरा सफ़र तय करना होगा। सोर्स मटेरियल ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल दी है। उनके मुताबिक ये बिल्कुल मैथमेटिक्स में डिवाइडिंग बाय ज़ीरो यानी किसी नंबर को सिफर से तकसीम करने जैसी गलती है। ज़रा सोचिए, ये एक ऐसी रियाजी उलझन है जो कायनात में सचमुच हकीकत बन जाती है। पहला हिस्सा ब्लैक होल्स की पैदाइश और बड़े सितारों का तबाहकुन अंजाम। ये ब्लैक होल्स अचानक से कहीं से पैदा नहीं हो जाते, बल्कि इनकी शुरुआत अजीम सितारों की इंतहाई पुरतशद्दद मौत से होती है। और ये बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि ये सब होता कैसे। पहले सितारे के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन ऐसी ताकत पैदा करता है जो ग्रेविटी को बाहर की तरफ धकेलती है। फिर दूसरे कदम में सितारे के कोर में भारी आयरन जमा होने लगता है जो कोई एनर्जी पैदा नहीं करता। आखिरकार तीसरे कदम में ये नाजुक तवाज़ुन टूट जाता है, ग्रेविटी जीत जाती है और कोर सीधा अंदर की तरफ धंस जाता है। और इस इम्प्लोजन या धंसने की रफ्तार वाकई दंग कर देने वाली होती है। ये रोशनी की रफ्तार के 1/4 हिस्से के बराबर स्पीड से अंदर गिरता है। इस अजीम इम्प्लोजन के नतीजे में एक सुपरनोवा धमाका होता है जो या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनाता है या फिर अगर मास बहुत ही ज्यादा हो तो पूरा कोर तबाह होकर एक ब्लैक होल बन जाता है। दूसरा हिस्सा, इस खला की बनावट और इस तारीख कुर्रे की झलक। अब देखते हैं कि दरअसल हम इसमें देख क्या रहे होते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो हमें ब्लैक होल दिखता है वो असल में उसका इवेंट होराइजन होता है। ये एक ऐसी सरहद है जिसे पार करने के बाद बाहर निकलने के लिए रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ भागना लाजमी हो जाता है। अब क्योंकि ये नामुमकिन है, इसीलिए ये एक ऐसी काली गोलाई लगती है जो किसी रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करती। बचाव का कोई रास्ता नहीं। तो अगर इवेंट होराइजन एक बाहरी सरहद है तो अंदर क्या है? उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां सारा का सारा मैस एक ही छोटे से नुक्ते पर इकट्ठा हो जाता है, जिसका ना कोई वॉल्यूम है ना सरफेस। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ये बिल्कुल उस डिवाइडिंग बाय ज़ीरो एरर की तरह है जिसे सच कहूं तो हमारी मॉडर्न साइंस अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। वैसे यहाँ एक बहुत मशहूर गलतफहमी दूर करना बनता है। ब्लैक होल्स किसी स्पेस के वैक्यूम क्लीनर की तरह नहीं होते जो सब कुछ अंदर खींच लें। हकीकत यह है कि ग्रेविटी वैसी ही रहती है अगर मास बराबर हो। यानी अगर आज हम अपने सूरज की जगह उतने ही मास का एक ब्लैक होल रख दें तो ज़मीन उसके अंदर नहीं गिरेगी, वो अपने ऑर्बिट पर ही मज़े से घूमती रहेगी। हाँ, बस हम सब ठंड से जमकर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा हिस्सा, इवेंट होराइजन पार करना, यानी वापसी का वो आखिरी और हतमी मुकाम। चलिए अब एक फर्जी मुसाफिर का सफ़र शुरू करते हैं जो इस अंधेरे कुएं में गिरने वाला है। अब यहाँ आकर वक्त बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। अगर कोई बाहर से उस मुसाफिर को गिरते हुए देखे तो उसे लगेगा कि मुसाफिर बहुत धीमा हो रहा है, वक्त में जैसे जम गया है, लाल रंग का हो गया है और आखिरकार गायब हो जाता है। लेकिन खुद उस गिरने वाले मुसाफिर के नज़रिए से उसके लिए बाकी की पूरी कायनात फास्ट फॉरवर्ड में चलने लगती है, बिल्कुल जैसे वो किसी और का मुस्तकबिल देख रहा हो। लेकिन एक सेकंड रुकिए, इस सरहद या होराइजन को पार करने के बाद आखिर उस मुसाफिर के साथ आगे होता क्या है? होराइजन के उस पार कौन सी खौफनाक फिजिक्स उसका इंतजार कर रही है? सोर्स के मुताबिक दो तरह के नतीजे हो सकते हैं और दोनों ही सुनने में इंतहाई डरावने हैं। पहला ऑप्शन है तेज मौत। इसमें ग्रेविटी इंसान को इस कदर जोर से खींचती है कि जिस्म खींचकर एक एटम जितनी पतली धार बन जाता है। साइंटिस्ट इसे मजाक में स्पेगेटिकेशन कहते हैं। दूसरा ऑप्शन बहुत तेज मौत, जिसमें होराइजन पार करते ही मुसाफिर एक फायरवॉल यानी आग की दीवार से टकराता है और फौरन फना हो जाता है। दोनों ही सूरतों में अंजाम बुरा है। तो सबसे अहम पॉइंट यह है कि एक्सट्रीम ग्रेविटी वहां की स्पेस को इस कदर मोड़ देती है कि यह बिल्कुल एक ऐसी तंग गली बन जाती है जो आपके हर कदम आगे बढ़ाने के बाद पीछे से खुद ब खुद बंद होती जाती है। होराइजन पार करने के बाद आपके पास सफर करने की सिर्फ एक ही सिमत बचती है और वो है अंदर की तरफ। चौथा हिस्सा, ब्लैक होल्स का पैमाना। ये एस्ट्रॉइड के साइज से लेकर सुपर मैसिव तक हो सकते हैं। वैसे एक आम उसूल याद रखिएगा, कोई भी चीज़ सिंगुलैरिटी से जितनी दूर होगी उसका अंदर जिंदा रहने का वक्त
थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ज्यादा होगा। इनको आमतौर पर दो बड़ी किस्मों में बांटा जाता है। पहली हैं स्टेलर मैस ब्लैक होल्स, जिनमें सूरज से कुछ गुना ज़्यादा मैस होता है, लेकिन इनकी गोलाई महज किसी छोटे एस्ट्रॉयड जितनी होती है। दूसरी तरफ आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये हर गैलेक्सी के बिल्कुल मरकज में होते हैं, अरबों सालों से हर चीज़ को निगल आए होते हैं और साइज में इतने बड़े कि दिमाग दंग रह जाए। अब जरा इस रकम पर गौर करें, 40 बिलियन यानी 40 अरब सूरज के बराबर वजन। हम S50014+81 की बात कर रहे हैं, जो मौजूदा डाटा के मुताबिक कायनात का सबसे बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अजीम पैमाना कैसे जुड़ता है। इस ब्लैक होल की चौड़ाई 236.7 बिलियन किलोमीटर है। समझ नहीं आया? आसान करते हैं। सूरज से लेकर प्लूटो तक का जितना भी फासला है, उसे 47 बार आपस में जोड़ें तो उतना बड़ा इस ब्लैक होल का साइज बनता है। ये वाकई हमारी कायनात में एक नाकाबिले यकीन हद तक बड़ी सतह है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, मौत और इवेपोरेशन। हॉकिंग रेडिएशन की बिल्कुल ही अजीबो-गरीब फिजिक्स। जी हां, कायनात के इन अजीम और नाकाबिले शिकस्त जिस्मों को भी आखिर एक दिन मौत का सामना करना पड़ता है। इस अमल को हॉकिंग रेडिएशन करा जाता है। इसे ऐसे समझें, क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि खाली स्पेस असल में पूरी तरह खाली नहीं होती। वहाँ लगातार छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते और फना होते रहते हैं। जब ये ठीक इवेंट होराइजन के किनारे पर होता है तो एक जर्रा ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है, जबकि दूसरा बचकर निकल जाता है। इस लगातार अमल की वजह से ब्लैक होल अपनी एनर्जी बहुत आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ खोता रहता है। ये इवेपोरेशन यानी इनके सुकड़ने का अमल शुरू में इंतहाई सुस्त होता है। जब ब्लैक होल घटकर किसी एस्ट्रॉइड जितना रह जाता है तो उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर होता है। जब वो मज़ीद छोटा होकर एक पहाड़ के बराबर आता है तो वो सूरज जितनी गर्मी निकालता है, और फिर आखिरी 1 सेकंड में ये अरबों न्यूक्लियर बॉम्बों जितनी ताकत के साथ फट जाता है। लेकिन सबसे बड़े ब्लैक होल्स को इस अंजाम तक पहुंचने के लिए एक गूगल साल लग सकते हैं। 1 के साथ 100 सिफर, सोचिए जरा। एक गूगल साल, ये वक्त इतना तवील है कि सच पूछें तो इस आखिरी धमाके को देखने के लिए इस कायनात में कहीं कोई मौजूद ही नहीं होगा। जब आखिरी ब्लैक होल फना होगा तब तक कायनात खुद इतनी ठंडी और वीरान हो चुकी होगी कि जिंदगी का वजूद तवील अरसे पहले ही खत्म हो चुका होगा। और ये पूरी लंबी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और हैरानकुन सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आखिरी ब्लैक होल के मरने से बहुत पहले ही ये कायनात मुर्दा और खामोश हो चुकी होगी, तो इस अनंत अंधेरे में न जाने और कितने ऐसे राज हैं जो हमारी समझ और ढूंढने के इंतजार में छुपे बैठे हैं। सोचते रहिए।